चलिए अब इन टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन तो मैंने आपसे किया हुआ है कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे जाएंगे तो डेफिशिएंसी है, दूसरी तरफ जाएंगे, अपोजिट तरफ जाएंगे, एक्सेसिव में देना शुरू कर दें तो दैट विल लीड टू टॉक्सिसिटी, है ना। तो अब अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट में देखूं तो एक सेट रेंज होती है, जो रेंज ऑप्टिमम रेंज कहलाती है, और उससे कम मॉडरेट डिक्रीज कॉजेज डेफिशिएंसी, है ना। अगर कम हो गया तो डेफिशिएंसी होगा और मॉडरेट इंक्रीज कॉजेज टॉक्सिसिटी। तो हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा और इसीलिए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इज द बेस्ट वे आउट, जहां पे सिर्फ नॉर्मल अमाउंट, जितना अमाउंट डिफाइंड है उतना ही अमाउंट आप प्लांट को दे दें तो योर प्लांट विल सर्वाइव बेटर। कैसे डिसाइड किया है हमने ये ऑप्टिमम लेवल? Any mineral ion concentration in the tissues that reduces the dry weight of any tissue by 10% is considered to be toxic. आप टॉक्सिक कब मानोगे, है ना? जब भी आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्लांट को दे दिया है, और जब आपने दिया है तो वो प्लांट के अंदर जो है 10% का उसका ड्राई वेट, ड्राई मास जो है वो रिड्यूस कर रहा है, तब आप बोल देंगे कि दिस एलिमेंट इज टॉक्सिक फॉर द प्लांट, राइट। तो टॉक्सिसिटी ऐसे डिफाइन की जाएगी। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग प्लांट्स के लिए भी अलग अलग होता है मेजरली। वैसे हम इसे ऑन एन एवरेज कंसिडर करते हैं सारे प्लांट्स को मिला के, बट अदरवाइज आप देखिए तो ये प्लांट टू प्लांट भी वैरी करेगा और माइक्रो टू मैक्रो भी ये वैरी करेगा। देखते हैं जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी अगर होना शुरू होती है ना, तो इसके कारण आपकी जो लीफ है उस लीफ के ऊपर क्या आना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा जो वेन्स हैं वो क्लोरोटिक होना शुरू हो जाती है। ये जो वेन्स हैं ये इनके आसपास थोड़ा क्लोरोफिल दिखेगा, बाकी पूरी जगह का जो क्लोरोफिल है वो निकलना शुरू हो जाता है ना। ये क्लियर इंडिकेशन है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का। प्लस मैंगनीज का टॉक्सिक होना एक और तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के अपटेक में हिंड्रेंस कॉज करेगा, ठीक है। अगर मैंगनीज ज्यादा हो गया, हाई मैंगनीज, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन दोनों के अपटेक को रिड्यूस कर देगा। तुम्हारा प्लांट इन दोनों मिनरल्स को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। अब जरा याद करो बेटा, ये मुझे ज़रूरी था क्लोरोफिल के लिए, है ना, और कैल्शियम मुझे ज़रूरी था सेल वॉल के लिए। दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने दोनों को ही ख़त्म कर दिया। तो मैंगनीज के ज़्यादा होने से, टॉक्सिसिटी लेवल होने से, डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज लीड्स टू मैग्नीशियम, फॉल्टी मैग्नीशियम एंड इवन आयरन का अपटेक। आयरन का अपटेक भी ये नुकसान पहुंचाना लगता है। आयरन भी हमारा प्लांट इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, है ना। सो इट कम्पीट्स मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स। मैग्नीशियम कई सारे एंजाइम्स का ना को फैक्टर है बेटा, तो उस को फैक्टर से बाइंड करने के लिए इट क्रिएट्स टॉक्सिसिटी या इट क्रिएट्स कॉम्पिटिशन। कैल्शियम का भी ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप कर देता है। कौन से कैल्शियम का? ये ओल्डर पार्ट से नहीं, रूट से जो कैल्शियम प्लांट्स में ऊपर पहुंचना है उस कैल्शियम का भी ये फ्लो जो है वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है, और इसीलिए इट इज समथिंग विच इज वेरी टॉक्सिक। इसीलिए मैंगनीज को हमें बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर ये बढ़ गया, अगर इसका लेवल बढ़ गया प्लांट में, तो ये पैरेलली कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब होने से रोक देगा। सो नो कैल्शियम विल बी अब्जॉर्ब, नो आयरन विल बी अब्जॉर्ब्ड एंड नो मैग्नीशियम विल बी अब्सॉर्ब्ड। सो दिस इज हाउ इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो मुझे इसको बढ़ने से रोकना चाहिए, राइट। इसीलिए हमने जो कहना चाहिए जो अब्जॉर्प्शन है, उस अब्जॉर्प्शन को थोड़ा दो तरीक़ों से क्लासिफाई कर दिया है, क्योंकि अगर मेरा प्लांट इसे अब्जॉर्ब ही बहुत कैलकुलेटेड वे में करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान भी बहुत कम उठाना पड़ेगा, और हो सकता है नुकसान उठाने की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मेरे पास कहना चाहिए चांसेस भी कम हो जाए, हमेशा के लिए चांसेस कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, क्योंकि अब मेरे प्लांट ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि जिसके थ्रू वो मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है। क्या है मैकेनिज्म? दो फेजेस
फेजेस में है। फर्स्ट फेज ये है और सेकेंड फेज इज दैट। फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, रैपिडली लिए जाते हैं सब्सटेंसेस। तो रैपिड अपटेक होता है कहाँ पे, इनटू द एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब नॉन लिविंग पार्ट, है ना। एपोप्लास्ट में इसे फटाफट ले लिया जाता है एंड विच इज पैसिव, बस यहाँ पे लाके रोक दिया। ये मात्र मेरा फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज में मैं क्या करूंगी, इसे लिविंग पार्ट जो है प्लांट का उसमें ट्रांसपोर्ट करना शुरू करवा दूंगी, विच इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। लेकिन सिम्प्लास्ट क्योंकि लिविंग है ना, लिविंग सेल के अंदर किसी चीज को घुसाना हो, पुश करके घुसाना हो, तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। इट इज़ नॉट दैट इजी। लिविंग सेल्स के अंदर चीज़ों को अंदर डालने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज लिविंग सेल्स आर मोर इन इनर्शिया, वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज किए हुए हैं। तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब सिम्प्लास्ट में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू स्पेंड एनर्जी। ओके, तो जब भी आयंस का अपटेक होगा, जब भी आयंस को लिया जाएगा, तो इट विल बी इन 2 phases, वन वुड बी दिस एंड अनदर वुड बी दैट। फर्स्ट फेज होगा नॉन लिविंग पार्ट पे विच इज एपोप्लास्टिक, एंड सेकेंड होगा किसमें, सिम्प्लास्ट में, विच इज द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए, जब आप अंदर ले रहे हैं चीजों को, है ना, आयंस को जब आप अंदर ले रहे हैं, तो वी यूज टर्म इनफ्लक्स, मतलब एंट्री। किसी भी चीज की एंट्री जब आप करवाएंगे, सेल के अंदर उसे पहुंचाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स, है ना, एंट्री। और जब किसी चीज का आउटवर्ड फ्लो होगा, तो उसे हम बोलेंगे एग्जिट, मतलब इफ्लक्स। तो एग्जिट का मतलब होता है उसे बाहर निकालना, और एंट्री का मतलब होता है उसे अंदर लेना। तो 2 तरीकों से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा। आइदर इट वुड बी इफ्लक्स मतलब अंदर से बाहर, और इनफ्लक्स मतलब बाहर से अंदर। इन 2 तरीकों से मेरे पास सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, ये एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ये सेल का अंदर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है। तो ई फ्लक्स मतलब अंदर से बाहर कोई चीज चले गए, तो ये जो आयंस है ये अंदर से बाहर निकल गए। और इन फ्लक्स का मतलब है कि ये आयंस यहाँ अंदर आके इन आयंस का नंबर बढ़ गया। दोनों को माइनस कर देंगे, कितने बाहर गए कितने अंदर आए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट नेट फ्लक्स, है ना, राइट। दिस इज व्हाट इज नेट फ्लक्स, मतलब ओवरऑल आपको कितना अंदर आया है और कितना बाहर गया है, दैट वुड बी कॉल्ड एज नेट फ्लक्स, राइट। चलिए, तो अब ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में बात कर लेती हूँ कि कुछ सब्सटेंसेस को जब हम मूव करवाते हैं, है ना, ट्रांसलोकेट करते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक जगह से उन्हें दूसरी जगह पर भेजना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जब भी आप मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसलोकेशन करते हैं, वो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। और ये जाइलम प्लांट के अंदर रूट्स से लेकर शूट्स तक दोनों जगह पर प्रेजेंट है। शूट्स का जो जाइलम है, ये जैसे मेरी लीफ है, इस लीफ में यहाँ पे स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा से वाटर जो है वो इवोपरेट होगा, है ना। ये यहाँ से वाटर इवोपरेट होगा, ठीक है। ये पानी किसी भी प्लांट की लीफ तक, स्टोमेटा तक पहुंचा कैसे बेटा, जाइलम की मदद से, है ना। जाइलम प्लांट की रूट से लेकर स्टेम, स्टेम से लेकर लीफ तक प्रेजेंट था। यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुआ जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल से मेरा मतलब है बच्चों, जहाँ पे लीफ के अपर सरफेस से वाटर इवोपरेट हो रहा है और उसके कारण एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है। ओके, ये जो सक्शन पुल है ये पानी को नीचे से, रूट्स से लेकर ऊपर लीफ तक खींच कर लेकर आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, है ना। सक्शन पुल और ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि जाइलम के थ्रू होता है और जिससे पानी नीचे से ऊपर राइज होता है ना। बस अब जैसे पानी राइज हुआ है ना बेटा, तो पानी के साथ राइज होते टाइम पे ये सारे मिनरल्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे। ये मिनरल्स भी पानी के साथ साथ ऊपर आ गए, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। रॉ मटेरियल्स को मैंने यूज कर लिया। कुछ मिनरल्स जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो भी एज अ वेस्ट प्लांट की बॉडी के किसी पार्ट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो पानी इस तरीके से सभी जगह रॉ मटेरियल्स को पहुंचा देगा, है ना। और अब इस रॉ मटेरियल को मुझे जहाँ जैसे यूज़ करना है मैं इसे यूज़ कर लूँगी। फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस के बाद शुगर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को मैं स्टोर कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ट्रांसपोर्ट कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। बस इतनी सी ही बात है।
है ना। तो हमने ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया स्टोर करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने उसे सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो इसीलिए आप यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ देख रहे हैं सुक्रोज, है ना। फोटोसिंथेसिस से सुक्रोज नहीं बनता बेटा, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा एंड देन यू विल गेट सुक्रोज, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड। सॉइल एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस वी नो, यही हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सॉइल के अंदर ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, चाहे पोटेशियम हो, नाइट्रोजन हो, आयरन हो, मॉलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स मुझे सॉइल में मिलेंगे। और जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की बेटा, उसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट जब वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा तो ये सारे मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर देगा, राइट।